अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कशीदगी जारी है। जल्दी पर तेल का काम किया है बैरिस्टर अकील मलिक ने। उनका कहना था कि वाटर कैनन का इस्तेमाल एहतजाज को ख़त्म करने का महफूज और बेहतरीन तरीक़ाकार है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि हर जुल्म का बदला लिया जाएगा। पुरअमन मुजाहिरीन पर केमिकल मिला ठंडा पानी डाला गया है, जिसका हिसाब लिया जाएगा। नाज़रीन, क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बर्फ पिघल सकती है? मुतहदा अपोजिशन की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस वाकई इमरान खान माइनस का नुक्ताए आगाज है। साबिक पीटीआई लीडरशिप की मफाहिमाना कोशिशें रंग लाएंगी या फिर सियासत दोबारा तलखी की जानिब करवट लेगी? नाज़रीन, हुकूमत ने भारत को चारों शाने चित करके सुपर पावर को तो अपना गर्विदा बना लिया, तो सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ के बयानिए का अभी तक तोड़ मुमकिन क्यों नहीं हुआ? सवाल बहुत सारे हैं। जवाबात लेने के लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ पैनल में शामिल हैं आज सफीना खान साहिबा, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं, तैमूर तालपुर साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ हैं, और उनके साथ साथ फैसल चौधरी साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सफीना खान से। सफीना खान, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या देखती हैं जो मामलात जाते हैं वो रोज़ यूं लगता है कि शायद कहीं से कोई ना कोई बेहतरी की सूरत नज़र आए, लेकिन फिर मुजाहिरीन पर ठंडा पानी डल जाता है, उस पर वो एहतजाज करते हैं, और उसके बाद फिर मामलात यूं लगता है कि एक दफ़ा फिर से खराबी की तरफ जा रहे हैं। यूं तो सियासत हर वक्त एक शोर शराबा और हर वक्त के लिए एक दर्द सर बनी हुई है। थैंक यू सलमान। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, वाटर कैनन से पानी डालकर जो है मुजाहिरीन को मुंतशिर करना वाकई सच में हकीकत में सबसे इजी वे है। केपीके के अंदर भी हमने देखा था, वहां की खवातीन के ऊपर वाटर कैनन का यूज हुआ था, ब्रूटली हुआ था और दिन की रोशनी में हुआ था। तो तब मेरे ख्याल से जुल्म और बर्बरियत की कोई याद नहीं आई होगी। वेस्टर्न सोसाइटी में अगर हम देखें तो वहां तो बेदरेग जो है वो वाटर कैनन इस्तेमाल होते हैं लोगों को मुंतशिर करने के लिए। वेस्ट के अंदर रहने वाले मेरे तहरीक इंसाफ के बहन भाइयों ने कभी शोर नहीं किया कि यहाँ जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। अगर वो आंसू गैस फेंके तो भी इनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जाते हैं। वैसे इन लोगों को पुलिस लाठी चार्ज करे तो भी इनके ऊपर जो है वो बर्बरियत के जो पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। तो मतलब पीटीआई के साथ उनका कहने का मकसद यह है कि हम जो मर्जी करें, हमें रोका ना जाए, क्योंकि इन्होंने टिकटॉक के विजुअल्स बनाने होते हैं, इन्होंने यूट्यूबर्स के लिए मवाद मुहैया करना होता है, इन्होंने भारतीय मीडिया को ऐसी चीजें प्रोवाइड करनी होती हैं जिसकी बेस के ऊपर वो पाकिस्तान को बदनाम कर सके। तो आप मुझे बता दें कि ये जो रोज जाकर वहां पर वाटर कैनन की जद में आते हैं, चंद कतरे अगर इनके ऊपर गिर भी जाते हैं तो इसमें जुल्म कहां से हो गया? ना जाया करे ना वहां पर जाके कोई ऐसी हरकतें करे कि इनको पुलिस को मुंतशिर करना पड़े। जब कानून लॉ इनको मना कर रहा है कि वहां इकट्ठे ना हो, तो आप जाके कानून को हाथ में लेते हैं। तो कानून कायम रखने के लिए भी तो उन्होंने, लॉ इन्फोर्समेंट ने जो है वो कुछ ना कुछ करना है। तो आपको सबसे सॉफ्ट तरीन तरीका पानी तो अच्छा है ना। हो सकता है समटाइम पानी भी नहीं आता किसी इलाके में, तो जिन्होंने नहीं नहाना होता, मैंने देखा भी था एक विजुअल, वो एक नौजवान जो है आदमी तो वो खड़ा होकर नहा रहा था। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं अगर हम इसको थिंक पॉजिटिवली लें। जिनके घरों में पानी नहीं आता वो नहा लें, वो खुश हो जाए, लेकिन उस मजा क्या कीजिए फिर वो सैड म्यूजिक लगा के जो इन्होंने इनकलाबी स्लोगन्स के साथ, नारों के साथ वो वीडियो बनानी होती है, फिर वो कैसे बनेगी? तो इनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एटलीस्ट वाटर कैनन इस्तेमाल करके आप लोगों के इनकलाबी स्लोगन और सैड म्यूजिक लगा के वीडियोस बनाने का मौका तो दे रही है हुकूमत। वरना तो अगर आप मुझसे पूछे, मैं इस वक्त हूं तो मैं आड़े हाथे लूं इन लोगों को और वहां पर एक भी बंदा पर ना मार पाए। लेकिन क्या कीजिए, मेरा बार बार जब से मैं पाकिस्तान में आई हूं मैंने देखा है पाकिस्तान की रियासत बहुत ज्यादा लीनियंट है, बेबी सिटिंग कर रही है तहरीक इंसाफ के लोगों की। ऐसे लग रहा है कि कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है तहरीक इंसाफ के लिए, जो इनको जानबूझ के वहां पर इकट्ठा होने दिया जाता है लेकिन ताकि आए ये कुछ करें और वहां पर जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस हो। अच्छा सफीना साहबा, फिर ये भी बताइएगा कि फिर इतना मौका मिल गया हुकूमत को, अभी तक बयानिया बनाने में क्यों नाकाम है? क्योंकि बयानिए की जो इस वक्त स्टेज है वहां पर हुकूमत बहुत पीछे नजर आती है और पीटीआई के बयानिए का अभी तक तोड़ नहीं नजर आता। उसका तोड़ क्या है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हुकूमत के पास ऐसा नहीं है कि तोड़ नहीं है, वो मेरे ख्याल से तोड़ करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अलावा कोई भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी सोशल मीडिया पे इतना वो नहीं रखते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। माजी में मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस उनका यही कहना होता था, हमारा सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं, हम तो ग्राउंड पे काम करते हैं, हम प्रैक्टिकली आवाम को रिलीफ देते हैं। अगर अगर किसी राइट बंदे के हाथ में सोशल मीडिया हो,
तो डेफिनेटली इनका कोई बयानिया ऐसा है नहीं कि इसका तोड़ नहीं है। ये गलत फहमी है आप लोगों को कि तहरीक इंसाफ का बयानिया टूट नहीं रहा। तहरीक इंसाफ के पास शैलो स्लोगन्स हैं। पाकिस्तान को मलाइन किया जाता है। पाकिस्तान के अगर मैं अगर कहूँ ना, मेरे पास पावर हो तो मैं देखूं पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ एक भी शख्स कोई जो है सोशल मीडिया पर ऊपर कुछ लिख सके, क्योंकि यहाँ के दारों को सब पता है कौन कहाँ बैठा हुआ है, लेकिन नहीं पकड़ते ना। कहीं ऐसा है रियासत में इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है जिसको रखा जा रहा है ताकि दोनों तरफ से जो है इन एंड आउट होता रहे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने ऑब्जर्व किया है। वरना ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के इदारे जो है वो काबू नहीं कर सकते या इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी तक सॉफ्ट हाथ रखा हुआ है। आप यकीन माने कि जिस दिन पाकिस्तान की रियासत ने वाकई ही सोच लिया कि इनको काउंटर करना है, तो एक शख्स आपको कहीं से बोलता हुआ नजर नहीं आएगा। सोशल मीडिया को तो छोड़ दे, सोशल मीडिया के शैलो स्लोगन्स मुझे कभी भी बयानिया नहीं लगते हैं। आप झूठ सैड म्यूजिक लगा के, अभी मैं आपके साथ जो इंटरव्यू कर रही हूँ, यहाँ कोई मेरा मद्दे मुकाबल बैठा हुआ कोई शख्स बोल रहा होगा, उतना सा क्लिप उठाया जाएगा, सैड म्यूजिक लगा के बताया जाएगा कि कितने धड़ल्ले से बयानिया बयान किया जा रहा है। तो वो फेक प्रोपेगेंडा उसको मैं कहती हूँ। इट्स नॉट बयानिया, इट्स अ फेक प्रोपेगेंडा, क्योंकि उनके पास पैसा है। इंटरनेशनली जो है पाकिस्तान का दुश्मन भी फंडिंग करता है, तो डेफिनेटली वो पेड इनके पास सोशल मीडिया है जो मुफ्त में बैठा हुआ काम करता है 24 घंटे। तो उसका मुकाबला तो ये कह देना कि नहीं हो सकता, वो भी गलत बात है। हर चीज का काउंटर होता है दुनिया में, कोई भी चीज फानी नहीं है। हर चीज को जो है कोई ना कोई मुकाबला होता है, लेकिन उसके लिए डिटर्मिनेशन, विल चाहिए होती है। फैसल चौधरी साहब, अब जो एक बड़ा मुतहदा ऑपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस के जहां पर यूं लगता है कि माइनस इमरान खान के हवाले से कुछ जो एक हलके हैं वो इस हवाले से दावे करते नजर आते हैं, तो क्या कुछ ऐसा मुमकिन है, कुछ इस हवाले से भी कुछ हो सकता है? थैंक यू सलमान साहब, सॉरी मुझे मिसकम्युनिकेशन की वजह से शायद हो गया था, मैं आ नहीं सका। दूसरा देखिए, ये जो डिस्कशन अभी आप पहले हो रही थी जी, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये किस किस्म, मतलब बड़ा ही कोई गर्म और खवातीन के बारे में, खवातीन तो इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते, तहम्मुल से होनी चाहिए। That's my opinion. जी, That's my opinion. ठीक ठीक, हाँ जी 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 बिल्कुल आपकी ओपिनियन है, लेकिन ओपिनियन आपकी शायद दुरुस्त नहीं है। हर कोई ऐसा आप स्वीपिंग स्टेटमेंट तो नहीं दे सकती ना खवातीन के बारे में। मेरे बात बाकी जो आप करना चाहें, मैं तो अपने भी आपकी ओपिनियन के ऊपर मैं काउंटर ओपिनियन देने का हक तो महफूज रखता हूँ मेरे ख्याल में जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप फरमा रहे हैं। देखिए, माइनस इमरान खान तो पीटीआई में से नहीं हो सकता, पीटीआई माइनस हो जाएगी, इमरान खान वहीं पर है। इमरान खान रेलेवेंट थे, हैं और रहेंगे, उनको कोई भी पॉलिटिकली माइनस नहीं कर सकता। और अगर किसी शख्स की, किसी भी पार्टी की ये ख्वाहिश है, ये पूरी नहीं हो सकती। उसकी वजह है कि जी इस वक्त पीटीआई तो रेलेवेंट सर है नहीं, रेलेवेंट तो है इमरान खान साहब। वो जिसको भी चाहेंगे वो पीटीआई बन जाएगी, जिसको नहीं चाहेंगे वो पीटीआई नहीं बनेगी। इट्स वेरी सिंपल इशू ये है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये माइनस इमरान खान तो नहीं है ना, वो जेल में बैठे तो इसमें शमूलियत तो नहीं हो सकती, उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं होगी ना। बिल्कुल। अब इसमें देखना ये है कि इसमें हुकूमत की तरफ से कौन सी पार्टियां जाती हैं। मौलाना साहब खुद जाते हैं, पीपल्स पार्टी खुद जाती है, वफूद आते हैं। क्योंकि मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, मेरा ख्याल में ये इसका कोई मुनासिब वक्त भी नहीं है, और अभी ये इट्स टू लिटिल टू लेट। जो इस वक्त हालात हैं जो मुल्क में, उसके दौरान कोई पराई आग में तो कोई भी पार्टी नहीं जंप करेगी। लेकिन पीटीआई के पास तो ऑप्शन है नहीं, वो तो यही करेंगे ना जो वो कर रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब क्यों करेंगे? उनका स्टेक तो है नहीं इसमें। पीपल्स पार्टी जो है इस गवर्नमेंट की बेनिफिशियरी है, वहाँ पे हर चीज है, वो किस में जंप इन करेंगे? तो स्टेक्स तो है नहीं किसी के। और जब तक मौलाना साहब इसमें शामिल ना हो और पीटीआई खुद शामिल ना, पीपल्स पार्टी खुद ना हो, तो फिर तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब इस इम्पैक्ट को क्रिएट करने के लिए तो जाहिर है आपको जो वहाँ पे अकाबरीन है या जो इस कॉन्फ्रेंस के शुरका हैं, वो तो इस लेवल के हों कि जो कि जिनकी कोई बात भी सुनता हो। तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उसके साथ साथ ये बात आप भी कह सकते हैं कि जी देखिए, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना। एटलीस्ट वो अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करा रहे हैं। लेकिन इसमें गवर्नमेंट के बड़ा रोल पे डिपेंड करता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक चीज इंश्योर की है कि जो चीज फ्लॉ भी हो तो वो अपने कारनामों से या अपनी एक्शन से उसको नहीं, उसको हाईलाइट कर देते, उसको बड़ा बना देते। मसलन अगर वेन्यू नहीं देंगे या कोई गड़बड़ करेंगे या कोई इस किस्म का काम, फिर वो कॉन्फ्रेंस ऑटोमेटिकली बड़ी बन जाएगी ना जी। वो केपी हाउस में अगर आप
पार्टिसिपेंट्स को रोकेंगे, वो तो खबर तो फिर वहाँ से बन जाती है। जैसे डाला के बाद अगर आप वो बैठे हैं तो आप उनको टेंट दे दें, जाके चाय शाय दे दें, बैठा रहने दें रात को। तो वो ज़्यादा ऑप्टिक्स बेहतर ही है जो वाटर कैनन यूज़ हो रहा है। और खवातीन को और जो है वहाँ पे जो नौजवान हैं या जो दूसरे मुजाहिरीन है, पुरअमन मुजाहिरीन है, उन पे लाठीचार्ज या पर्चे ये वो, ये तो अच्छी ऑप्टिक्स तो नहीं है। हुकूमत की जानिब से तो दावा किया जा रहा है कि इससे महफूज तरीका है ही कोई नहीं कि पानी फेंक दिया जाए और मुजाहिरीन को वहां से भगा दिया जाए। ये तो सब कैसे, ये तो बेवकूफाना बात है ना जी। अब बेवकूफाना बात पे कोई क्या तबसरा करे? आप समझें कि इसमें कोई लॉजिक है, कोई मंतक है जी, कोई अकल को अपील करती है ये बात? ये तो ऐसी बात है ना जिसपे तबसरा करना भी वक्त का जाए। तो जाहिर है ये ठीक बात नहीं, दुनिया में कहाँ पे इसको कोई अप्रिशिएट किया जाता है। और इन्हीं की वजह से फिर इंटरनेशनल मीडिया का फोकस भी आपके पास आता है। फिर जाहिर है चले आजकल इंटरनेशनल हालात में आपको आप रेलेवेंट हैं, लेकिन कल अगर ना रहे तो फिर वहाँ पे ये बात हो जाएगी। आपको पता है जब अफगान वॉर में हम यूज हुए उसके बाद प्रेसलर जो है वो आ गई, अमेंडमेंट्स आई और फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग गई। बिल्कुल वो ये जो है ना हिस्ट्री, जो पॉलिटिकल इंटरनेशनल लोकल पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसको सामने रखना जरूरी होता है सर, क्योंकि ये चीजें तो होती रहती है। टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर को कम करने की जरूरत है हुकूमत की तरफ से भी, पीटीआई की तरफ से भी और बाकी जानब से भी। ये एक ऐसी कोशिश होनी चाहिए जिससे टेम्परेचर नीचे आए, ताकि बैठ के गुफ्तगू से मुल्क को ये जो बहरान है इस वक्त इससे बाहर निकाला जा सके। अच्छा सफीना खान साहबा, फिर ये भी बताइएगा कि क्या इमरान खान अब डन हो गए, क्लोज हो गए? क्योंकि जिस हद तक वो अपनी लड़ाई को ले गए हैं, क्या उसके बाद उनके लिए कोई ऐसा रास्ता बचता है कि जहां से वो वापसी की राह भी ले लें? देखिए, मैं बड़ा एक ब्लैक एंड व्हाइट चीजों पे बिलीव करती हूँ। मैं ग्रे एरिया को बिलीव ही नहीं करती हूँ कि ग्रे एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो शख्स हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन हो, अगर वो जब रेड लाइन क्रॉस करे तो फिर रियासत को उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, दोबारा कम बैक का मौका नहीं देना चाहिए। यही हमारे इदारों की बदकिस्मती के साथ एटीट्यूड रहा है कि पहले उसको आउट करते हैं, फिर मजबूरी के तहत उनको इन कर लेते हैं, फिर बार बार हमारी रियासत, हमारे इदारे इन्हीं लोगों के हाथों ब्लैकमेल होते हैं। जब फैसला हो गया है कि इमरान खान ने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिसको वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हो चुकी हैं, तो क्या ऐसा है इमरान खान में जो वापस उनको लाया जाए? तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, अगर कुछ गंदे अंडे निकाल दिए जाए तो पीटीआई के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर रह के सियासत करना चाहते हैं, उनको मौका देना चाहिए। ये कहाँ से लिख दिया कि इमरान खान ही चेंज लाएगा? उसको मौका मिला, वो नहीं ला सका। पीटीआई के अंदर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आगे आना चाहिए और मसलहत के तहत पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। अगर उनका वाकई इरादा है पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करना, वो इसलिए पीटीआई में शामिल हुए थे कि वो पाकिस्तान। हाँ जी, पीटीआई ही इमरान खान है, ये एक जो है नैरेटिव लेकर चलती है पीटीआई इस वक्त। नहीं, ये गलत एटीट्यूड है ना। ये क्या हो गया कि अब कल को इमरान खान साहब 75 के हो गए हैं, अल्लाह के पास भी जाना है उन्होंने, तो फिर इसका मतलब है हम 5 साल में मजीद इंतजार करूं ताकि पीटीआई पूरी खत्म हो जाए? आप ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान के चले जाने के बाद पीटीआई वाइंड अप हो जाएगी, इसका नाम कोई लेने वाला कोई नहीं होगा? करे ऐसा सफीना साहबा कुछ हो, अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दें। इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का एक असासा। हाँ जी, देखें, नहीं सलमान, देखें, नेचर है ना, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है तो वापस भी तो लेनी है ना। मैं उस तरह से कह रही हूँ, एक बूढ़े भी हो गए हैं, वैसे भी एक सर्टेन एज के बाद आप किसी काम के काबिल भी नहीं रहते ना, ये भी असूल है ना जिंदगी का। सवीना साहिबा, इस वक्त तो मुझे लगता है कि एक बड़ी जो हमारी पार्टियां हैं उसके अंदर तो फिर बहुत सारे बुजुर्ग मौजूद हैं, वो तो फिर हर जगह पे फिर अब तो अब आपने तो खुली बददुआ ही दे दी आपने। नहीं बददुआ नहीं, ये मेरा बड़ा फर्मली बिलीव है कि एक सर्टेन नेक्स्ट 5 to 10 years आप देखिएगा पाकिस्तान के अंदर कोई भी बुत नहीं होगा, कोई बुत नहीं होगा, फिर आपको कोई ब्लैकमेल करने वाला भी नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट जो है आप देखेंगे पाकिस्तान की सियासत में। आप भी यहीं पर होंगे, अगर अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी तो हम भी यहीं पर होंगे। इन हमारे बुजुर्गों को, इमरान खान साहब अगर बुजुर्ग हुए, वो भी 80-90 साल के हुए, तो वो भी देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान की सियासत बदलती है। मैं यही तो बिलीव करती हूँ, बुत शिरक से तो अल्लाह ने मना किया है ना, तो जब शिरक करेंगे तो मैं उसके खिलाफ खड़ी होंगी। शिरक चाहे मैं खुद करूं कि मैं ही हूं, मैं ही कुल्ले कायनात हूं, तो मैं अपने खिलाफ भी खड़े होने का दावा करूंगी। तो एक कुल्ले कायनात नहीं किसी को बनाना चाहिए, क्योंकि फानी सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, उसी ने रहना है।
तो मैं उस तरह से कह रही हूँ, एक सर्टन एज है इंसान का, मेडिकली भी प्रूफ होता है कि एक सर्टन एज के बाद इंसान किसी काबिल नहीं रहता, उसका सोचने समझने की सकत खत्म हो जाती है, उठने बैठने की सकत खत्म हो जाती है। तो आप क्यों ये सियासी लाशें हमारे ऊपर, हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर बददुआ बन के आप रखना चाहते हैं? आप लोग भी तो सोच बदले ना। एक सर्टन एज के बाद तो एक रिटायरमेंट आ जाती है, हर चीज का एक रिटायरमेंट का टाइम होता है। आप चाहते हैं कि, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इमरान खान को 1000 साल की उम्र दे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो 1000 साल तक हमारे ऊपर ही मुसल्लत रहे। बाकी भी मेरे पाकिस्तान के बहन भाई बड़े बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं और पाकिस्तान को सर्व करने की उनके अंदर ताकत भी है और सलाहियत भी है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। ये क्या बात हुई कि एक बंदा खड़ा हो गया, वो नहीं है तो पार्टी खत्म हो गई? तो फिर तो आपका मतलब है डिक्टेटरशिप तो आप पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है ना, फिर आप क्यों डिक्टेटर को बुरा कहते हैं? फिर तो आप पॉलिटिकल पार्टीज को पहले उनके अंदर चेंज लाएं कि ये डिक्टेटरशिप खत्म करें। आप वेस्टर्न जमहूरियत चाहते हैं और अपने अंदर जमहूरियत लाना नहीं चाहते हैं आप। चलें जी, अलीमा साहिबा ने यह भी कहा था कि वो माशाल्लाह बहुत फिट हैं, तो अल्लाह ताला उनको फिट ही रखे, लंबी जिंदगी दे। तो नाज़रीन, मामलात बहुत से हैं जिन पर अभी डिस्कशन बाकी है, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सफीना खान मौजूद हैं। अच्छा, एक आपकी जो सियासत के हवाले से मैं एक जो आपकी गहरी नज़र है उसके हवाले से एक बात जानना चाहूँगा कि अभी जो एक बात चली है, ख़ासतौर पर सज़ा भी हो गई, हमने देखा फैज़ हमीद साहब को, उसके बाद अब किस किस की बारी है? साकिब निसार साहब का नाम भी लिया जा रहा है और भी कुछ लोग बाजवा साहब के बारे में भी बात करते हैं। तो क्या लगता है कि क्या ये मामला अब आगे की जानिब इसी तरह से चलते जाएंगे या फिर कोई सिलेक्टिव एहतसाब होकर बस यहीं पर मामला जो है वो हश हश करके सब दबा दिया जाए? देखिए, सलमान जब मरहूम मुशर्रफ साहब थे, उनको भी जब सजा की बात की गई थी, तब भी मेरी ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मैं कहती थी कि सिर्फ उनका खाली कसूर नहीं था, उसमें परवेज इलाही भी कसूरवार थे। उसमें तमाम वो सियासतदान जिन्होंने ताकत के इंजॉय की, ताकत को मजा लिया, पाकिस्तान के अंदर हुक्मरां बन के रहे, वो भी उतने ही बड़े मुजरिम हैं। एक खाली इंसान को आप उठा के कहें कि जी इसका सारा कसूर था, तो जो मेरे साथ सारे शरीके जुर्म थे आप उनको क्यों छोड़ देते हैं? ये भी तो पाकिस्तान के अंदर हिपोक्रेसी है ना, पाकिस्तान के इदारों के अंदर, पाकिस्तान के सियासतदानों के अंदर। अगर एक शख्स गलत है तो उसको सपोर्ट करने वाले तमाम लोग गलत है। अगर जो निसार साहब थे उस वक्त जस्टिस बन के कैसे बर्तन उठा उठा के मारा करते थे, वो भी तो फैसिलिटेट करते थे। जनरल फैज को उन्होंने भी हर चीज को उन्होंने कहा कि इसको सजाएं मत दें, ये ना करें, इन्फ्लुएंस किया, अपने पावर का मिसयूज किया, तो वो तमाम लोग कटहरे में लेके आए। जनरल फैज वो तो वैसे ऑन ड्यूटी थे, वो तो कोई बड़ा इतना ओहदा नहीं रखते थे कि वो पूरी पाकिस्तान को लीड कर सकते। इमरान खान के अंडर काम कर रहे थे ना जनरल फैज। अगर आप रियलिस्टिकली पूछें और सोचें तो जनरल फैज प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम कर रहे थे। अब ये क्योंकि ये सियासतदानों का यही तो प्रॉब्लम है, जब वो ताकत इंजॉय कर रहे होते हैं, हुकूमत में होते हैं, तब उनको सब सही लग रहा होता है। जब वो इक़्तिदार से निकलते हैं तो हर बोझ फौजियों पे डाल देते हैं। बाजवा साहब के अंडर भी तो काम कर रहे थे ना। हाँ जी, तो लाए ना, मैंने तो कहा ना, अगर इन सियासतदानों को लगता है कि वो भी बीच में कसूरवार थे तो उनको भी लेके आए, उनके भी नाम ले, निसार को भी लेके आए, और सियासतदान जो इन तमाम, मैं कहती हूँ फिर तो तहरीक इंसाफ की पूरी पार्लियामेंट भी इसी जद में आती है ना, क्योंकि उन्होंने भी वो तमाम इलीगल काम किए जो जनरल फैज करते थे या जनरल बाजवा करते थे। फिर वाई विच हंटिंग क्यों करते हैं आप लोग? फौजियों को टारगेट क्यों करते हैं? मेरा प्रॉब्लम यहीं पर आके रुक जाता है। मेरी सिंपैथी नहीं है किसी के साथ, लेकिन एक शख्स की जिसकी ताकत इंजॉय करते हैं, जिसकी स्टिक से आप पूरी पाकिस्तान को आगे भेड़ बकरियों की तरह लगाते हैं, उस अकेले को सजा दे के आप समझते हैं हम दूध के धुले हुए हो गए, अब आगे बढ़ो, किसी और फौजी को लेके आओ, उसकी छड़ी का मजा उठाओ, फिर उसको कटहरे में ले आओ। तो इन सियासतदानों को कब आप जुर्म में इनको सजाएं देंगे? इन जजों को कब क्यों नहीं कटहरे में लेके आएंगे? तो मेरा प्रॉब्लम ये है, बराबर की सजा बराबर की रखे। फांसी पे लटकाना चाहते हैं ना, फिर सबको इक्वली लटकाए, जिसने फायदा उठाया उसकी छड़ी का, उसको फांसी पे लटकाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आपने उसकी पावर यूज की, उसका सारा ताकत यूज करके, आप कहते हैं ना बंदूकों वाले हैं, बड़ी ताकत वाले हैं, तो उस बंदूकों वालों को आगे करके आप सारा कुछ करते हैं और आप लोग मजे करें। मैं आपको कहूं आप बड़े दूध के धुले में हैं, सिर्फ वही गलत है। ये मैं नहीं कर सकती हूँ और मैं करूंगी भी नहीं जब तक इन असल मुजरिमों को सजा नहीं मिलेगी। मैं एक सोर्स को क्यों गुनाहगार कहूं? मैं एक सोर्स को क्यों कहूं कि वही भोली सोली वारिस है हर पाकिस्तान के अंदर खराबी का? वो खराबी का नहीं जिम्मेदार है, ये सियासतदान मेजर पार्ट अदा करते हैं। करप्ट ये सियासतदान है, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, दादा के उनके दर पे खड़े होते हैं कि आए प्लीज, अल्लाह का वास्ता आप हमारे साथ मिल जाएं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ना जाए ना उनके पास, वो तो नहीं आते। जब आए उनके पास भीख मांगने के लिए तो वो कहें कि जी ये वीडियो बनी हुई है, देख लीजिए, हमारे पास आए थे। लेकिन जब ये खुद जाते हैं उनके दर पे, दूसरे को गिराने के लिए उसके पास जाते हैं, तो फिर वो कसूरवार कौन है?
चलें ठीक, इस हवाले से भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। एक और जो चीज़ इस हवाले से कि फैज़ हमीद साहब को सज़ा हो गई, और ये भी अब नून लीग की जानिब से दावा किया जाता है कि 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब के जो केसेस हैं इसमें सख्तियाँ बढ़ जाएंगी PTI के लिए। तो आप क्या देखते हैं कि सज़ा के तनाजुर में क्या अब सख्तियाँ मज़ीद बढ़ने वाली हैं? गुजारिश ये है कि सख्तियाँ तो पहले ऑलरेडी भी बहुत है, तो मजीद उसमें क्या बढ़ाएंगे। मतलब ये तो मेरे ख्याल में, क्योंकि नून लीग के पास कोई अपनी कारकर्दगी बयान करना तो है कोई नहीं, लिहाजा वो एक ऑफिसर के खिलाफ इदारे ने एक्शन लिया है, वो उनका काम जाने और वो उनका काम जाने। उसमें 15 महीने का ट्रायल हुआ है, उनके वकला या उनकी फैमिली की तरफ से कोई एतराज पब्लिकली आया नहीं है। तो फिर हमें ये भी नहीं पता, ना हमें उसका फैक्ट्स पता है, ना हमने फैसला पढ़ा है, ना हमने एविडेंस देखा है। और ये बातें जो हैं, अब ये मैंने सुना है एज ए वकील, मैं आपको जो है वो मेरा जो 22 साल 23 साल तजर्बा है उसमें मैं आपको अर्ज कर सकता हूँ कि जो हमने नॉर्मली देखा है, सजा से पहले वादा माफुआ बनाया जाता है। ये तो कभी भी नहीं हुआ कि सजा भी हो जाए वादा माफुआ भी बन, तो नॉर्मली ऐसा होता है। तो ये कोई लॉजिकल बात नहीं, ये अपील नहीं करती बात। और जो नून लीग के जो दोस्त हमारे बात करते हैं, यकीन माने उनको भी कख पता नहीं, तो बस कोई अपनी जो सुनी सुनाई बातें, हर कोई आता है वो एक छाप या खबरों में रहने के लिए कोई ना कोई बात हो जाती है, वरना बिल्कुल किसी को कोई इल्म नहीं है। वो दायरे तक अपना, हाँ कोई अपील होती है, कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट आता है, फिर उस पर तबसरा हो सकता है। बाकी ये बातें जो हैं, हर किसी के अपने ग्रजेज हैं, वो स्कोर सेटलिंग है, वो हो रहा है। इससे ज्यादा तो मुझे इसमें कोई सीरियस नहीं है। चलें ठीक। अच्छा, एक और जो चीज़, जाली डिग्री जस्टिस जहांगीरी नाअहल जिसमें करार दे दिए गए, ओहदा छोड़ने का हुक्म दिया गया है, और उससे पहले कल के जो उनके एतराज़ात थे, जो उन्होंने कहा कि किस तरह से जो है उनको बुलाया गया और ये सारे मामलात, उसके हवाले से भी उनकी एक कंप्लेंट थी। तो आप क्या समझते हैं इस पर? बेसिकली मैं यही जानना चाहूँगा कि मौक़िफ़ क्या है आपका इस सारी सूरत हाल? जहांगीर साहब के साथ तो बहुत जाती है, और ये जो इसकी जाति का जो ज्यादा है ना जी इशू, वो ज्यादा जाती है। देखिए, आर्टिकल 209 कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए डाला गया था कि कोई दूसरी हाई कोर्ट, एक जज जो है ना वो हाई कोर्ट होता है, इसकी डेफिनेशन ही आइन में ये है। और एक अदालत दूसरी जो अदालत है उसके खिलाफ एक्शन न ले, तो इसलिए एक फोरम बना दिया गया जिसको कहते हैं कि ट्रायल थ्रू पीयर्स, यानी आप अपने साथियों की तरफ से जो है वो किया जाए। अब उनकी डिग्री 40 साल की प्रैक्टिस के बाद वो पाकिस्तान बार काउंसिल, पहले इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के वो सदर रहे, हाई कोर्ट के बार के सदर रहे, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर रहे, फिर वो प्रोसिक्यूटर जनरल रहे, फिर वो एडवोकेट जनरल रहे, फिर वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल बने, फिर वो जज बने। तो अब इतनी ज्यादा आप देखें ना, 7 पोस्ट 8 पोस्ट आप एक बंदे को दें, तो आप इतने बेखबर थे। और फिर जब खत लिखा गया तो अचानक उनकी डिग्री जाली होगी। तो ये बड़े सारे जो हालात वाकयात होते हैं ना जी, ये बड़े सस्पिशियस हैं, ये स्केप्टिकल हूँ मैं इसके बारे में, बहुत मैं शकूक व शुबहात का शिकार हूँ। और ये सारा प्रोसीजर ही गलत किया गया है 2 रुकनी मेंबर की तरफ से। इस तरह तो सिर्फ फिर कोई जज जो है महफूज नहीं रहेगा। तो इस तरह से तो 2-3 जज बैठेंगे और वो चीफ जस्टिस जो है जिनको पसंद होगा वो अपने पसंद के जज रखें, तो किसी भी जज को फारग कर दे। इससे फिर इदारा मजबूत तो नहीं होगा ना जी। ये पहले इफ्तिखार चौधरी ने 109 जज निकाला था, तब भी हमने ये कहा था कि ये गलत कर रहे हैं, ये आप जो छुरा तेज कर रहे हैं, किसी दिन ये आरे में आपकी अपनी गर्दन आएगी। तो आज सर वही हो रहा है। एक बड़ी जाति की बात है और बड़ा ही अफसोसनाक फैसला है। इसको बिल्कुल गैर आईनी फैसला, गैर कानूनी फैसला। तो मैं समझता हूँ कि इसको जितना भी आप इसको तनकीद करें, कहें, या आप कहें कि ये फैसले के ऊपर तशन्नु या उसकी आप मेरिट पे बात कर लें, वो गलत फैसला है। और उम्मीद रखनी चाहिए कि ऊपर से ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। चलें ठीक हो गया, इस हवाले से भी आपका पॉइंट आ गया। इस वक्त तैमूर तालपुर रहनुमा पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब आपके वक्त का। तैमूर साहब, जो अब हम मामला देखते हैं इसमें इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस काफी हाईलाइटेड है, तो क्या आपका ख्याल है जो एक पार्टी की सतह पर क्या मुशावरत है, जाएंगे आप इस कॉन्फ्रेंस में? मैं समझता हूँ अभी तक हमें पार्टी क़यादत की तरफ से हुक्म नहीं मिला अटेंड करने का या ना करने का। पर वैसे ही जनरली आपने देखा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ डायलॉग, डिस्कशंस, और इट्स पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो आई एम
क्वाइट श्योर कि इसमें हम भी हिस्सा लेंगे और जो पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे उनको हाईलाइट भी करेंगे। अच्छा, एक और जो चीज़ हम देखते हैं कि जब कॉन्फ्रेंस की बात होती है, डायलॉग की, हम जितने भी हमारे पास रहनुमा आते हैं पीपल्स पार्टी के, वो हमेशा से इसकी तरफदारी करते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि जहां पर यूं लगता है कि शायद ऊपर वाली सतह के ऊपर बर्फ नहीं पिघली, वहां पर मामलात किसी और तरफ जाते नजर आते हैं और शायद फिर वही कम्युनिकेट होता है नीचे तक और फिर एक रिफ्ट है, जो फिर एक फासला है, वो वहीं का वहीं पर रहता है। देखिए जी, बात है अपना असली मौकिफ सामने लाने की, डिस्कशन करने की। जो हम समझते हैं सही है, हम हमेशा एडवाइस देते हैं। हम हमेशा से लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक रिजिड नहीं पर एक नरम जमात रही है, जो हमेशा कोशिश करती है बातचीत के थ्रू सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। तो इस बार भी आप वही पॉजिटिविटी देखेंगे और हम चाहेंगे कि हर कोई एक पेज पर हो इस मुल्क की बेहतरी के लिए, पॉलिटिकल हार्मनी के लिए। पर फिर जैसे कि आपने कहा, अगर बर्फ नहीं गली और हर कोई अपनी बात करता है तो हम फिर अपना मौका। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नईम हैदर पंजोता साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब। कल फिर हमने सूरत हाल वही देखी कि जिसके हवाले से पहले बताया जाता था, हुकूमत ने बार बार कहा कि सख्ती से निपटा जाएगा और फिर वही सख्ती हमने देखी, पानी फेंका गया और अब यह भी कहा गया कि केमिकल मिला, पानी फेंका गया। तो इस तरह से मामलात जो हैं वो तो वहीं के वहीं खड़े नजर आते हैं। तो क्या बेहतरी की कोई सूरत है, कुछ आगे का लाहे अमल है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। देखें जी, फस्तायत तो ये जारी है। आज आपने जस्टिस तारक जहांगीरी वाला केस भी देखा कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो है वो मामला इल्तवा हुआ है और डिग्री वाला मामला वहाँ डिसाइड होना है। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किए हुए है और यहाँ पर 9 दिनों के अंदर जो है कार्रवाई करते हुए एक जज को ओहदे से हटा दिया गया, क्योंकि उसने इस्लामाबाद के 3 हल्के वहाँ के फार्म 45 मंगवाए थे। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंसाफ ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर जो लाकानूनियत है, पाकिस्तान के अंदर जो आइन है, उसको सबोटाज किया जा चुका है। पाकिस्तान के अंदर बुनियादी हकूक़ सलब हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, मैशत, अमन, तमाम मामलात जो हैं वो इस वक्त बड़े गंभीर हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर हम तो इसीलिए जदोजहद कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह के ऊपर गामजन हो, ये तमाम मसाइल इनका हल हो। और इनका हल सिर्फ इमरान खान साहब जो हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि पूरी कौम ने उनको वोट दिया है और उन पर एतमाद किया है कि ये हमारा लीडर है, हमें इस पर यकीन है, हमें पता है कि ये हमारे पैसे के साथ बेईमानी नहीं करेगा, ईमानदारी करेगा। और हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बिल्कुल तहरीक जो हमारी है वो हम उस पर गुफ्तगू जारी किए हुए हैं। अगले दिन भी हमारी मीटिंग हुई, उससे पहले भी हुई, और हम इस पे फोकस किए हुए हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हमारी जो तहरीक है वो तेज़ हो और खान साहब की रिहाई तक ये मामला आगे बढ़े। पाकिस्तान में इंसाफ हो, पाकिस्तान में कानून हो, 26वीं तरमीम वापस हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, मईशत ठीक हो, बुनियादी हकूक़ की हिफाजत हो। पाकिस्तान का मामला है और पाकिस्तान के मामले को ही देखते हुए इमरान खान साहब आज अडयाला जेल में अपने नज़रिए की वजह से कैद हैं। तमाम केसेस उनके ऊपर सियासी हैं। अच्छा नईम साहब, जो एक और हम सूरत हाल देखते हैं कि अवाम तो आपकी जानिब देखती है, लेकिन यूं लगता है तहरीक इंसाफ ने कुछ अपने नए रहनुमा बना लिए हैं, जैसे महमूद खान अचकज़ई साहब, तहरीक इंसाफ उनकी जानिब देखती है। तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? आप क्योंकि हुकूमत जो है जिस लेवल का प्रेशर लेना चाहिए एक ऑपोजिशन की पार्टी, और ख़ासतौर पर जब आप कहते हैं कि आपके साथ अवाम की इतनी अक्सरियत मौजूद है और उसके बाद आप प्रेशराइज नहीं कर पा रहे गवर्नमेंट को। देखिए, मामला ये नहीं है कि बिल्कुल हम जो है वो अपाइज हो चुके हैं या कहीं और देख रहे हैं। मामला ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब वो हमारे बिल्कुल अलाइंस के अंदर हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, और वो हक़ और इंसाफ की, कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। जो शख्स भी कानून और आइन की बालादस्ती की बात करेगा वो हमारा इत्तेहादी है। तो लिहाजा हमने उनको इज़्ज़त दी है, हमने उनको कहा है कि आपको हम नामज़द करते हैं अपोजिशन लीडरान के तौर पर, और आप तहरीक के हवाले से भी आप सरबराही करें, लीड करें। मुज़ाकराती हवाले से भी इमरान खान साहब ने उनको मैंडेट दिया है और तहरीक इंसाफ को हदायत है कि आपने बिल्कुल इनका साथ देना है और हमने आगे बढ़ना है। इससे पहले जब उनके पास मैंडेट नहीं था इस हवाले से, या वो अपोजिशन लीडरान नामज़द नहीं थे,
اس سے پہلے تحریک انصاف کے جن رہنماؤں کو عمران خان صاحب نے ٹاسک دیا انہوں نے اپنی حد تک جو کوششیں ہیں وہ کی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں قانون نہیں ہے اور یہ جو پالیسیاں امریکہ تک سیٹ کی گئی ہیں اسی وجہ سے پاکستانیوں پر گولیاں بھی چلائی جاتی ہیں، حالانکہ وہ پرامن احتجاج کرتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے کہ ہمارا ووٹ کیوں چرایا گیا، ہمارے لیڈر کو جھوٹے مقدمات میں جیل میں کیوں ڈالا گیا. دیگر جماعتیں بھی آج تک کرتی رہی ہیں، لیکن اسے کہہ دینا کہ ہمیں یہ بات قبول نہیں ہے، آپ جو مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں یا بنیادی حقوق کی یا اپنے لیڈر کی، اس لیے ہم آپ کو انتشاری بھی کہیں گے، ہم کہیں گے کہ آپ نے حملہ کر دیا، ہم کہیں گے کہ آپ نے توڑ پھوڑ کی اور آپ کے اوپر مقدمے بھی درج ہوں گے اور وہ درج کیے گئے. تو یہ تمام تر چیزیں جتنی کی جا رہی ہیں یہ ہمارے حوصلے نہیں توڑ سکتے، کیونکہ ہمارا لیڈر جو ہے جس ویژن کے ساتھ وہ آج پرعزم کھڑا ہے، پوری قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو وہ نظریہ ہے اس نظریے کے اوپر ہر شہری پاکستان کا اپنی جان بھی نثار کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ معاملہ سیاست کا نہیں ہے، یہ معاملہ عبادت کا ہے، یہ معاملہ ملک کا ہے، یہ معاملہ قانون کا ہے، یہ معاملہ آئین کا ہے. اچھا، اگر پی ٹی آئی کی یہ جو قومی کانفرنس ہے اس کے تناظر میں بات کریں تو کیا اس کو ہم مائنس عمران خان کے فارمولے کا آغاز سمجھیں؟ کیونکہ کل بھی ہم نے دیکھا کہ جو مرکز تھا وہ ڈیالہ نہیں تھا، کوٹ لکھپت جیل بنا رہا تمام تر جو پی ٹی آئی ہے اس کی سیاست کا محور. تو اس کو اب کس تناظر میں دیکھنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں، کوٹ لکھپت جیل ہمارے بڑے وفادار ساتھی جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں. کوٹ لکھپت جیل ہو یا کوئی اور جیل ہو تو یا جتنے لوگ رہا ہو گئے یا ملٹری کسٹڈی کے اندر ہیں تمام قابل احترام ہیں اور عمران خان صاحب کے وفادار ساتھی ہیں. تو ہر ایک بندے کی، ہر شخص کی یہاں پر ایک ایک ورکر کی اہمیت ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت سیاست کا مرکز ہو یا تحریک انصاف کا مرکز ہو، پاکستان کا مرکز ہو، تو وہ اڈیالہ جیل قیدی نمبر 804 عمران احمد خان نیازی ہے، اور انہی کی جو پالیسی ہے وہ چلتی ہے، انہی کی گائیڈ لائنز چلتی ہیں، انہی کی رہنمائی چلتی ہے، کیونکہ پوری قوم جو ہے ان پہ اعتماد کرتی ہے. میرے اوپر اعتماد نہیں کرتی پوری قوم. میں تو ایک حلقے سے الیکشن لڑوں گا اور ان کے نام کے اوپر مجھے ووٹ مل جائے گا. ایک وہ واحد لیڈر ہیں جو پوری قوم کے بھی ہیں اور مسلم امہ کے بھی لیڈر ہیں، کیونکہ جس طرح انہوں نے تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا بھی کیا اور اسلاموفوبیا کا ڈے منظور کروایا، تو پوری مسلم امہ جو ہے ان کی قدر کرتی ہے. اچھا نعیم صاحب، ایک اور جو چیز ہے، فیض حمید صاحب کی سزا کی بات کی جائے تو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ فیض حمید اور عمران خان کا گٹھ جوڑ جو ہے، سیاسی گٹھ جوڑ، وہ بے نقاب ہوا ہے اور آنے والے دور میں مشکلات جو ہیں وہ اب عمران خان صاحب کے لیے بڑھیں گی، کیونکہ فیصل واڈا صاحب تو کہہ چکے کہ اب فیض حمید صاحب وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا سب کچھ سکون ہے اور بالکل ہی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، یا اب معاملات مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ڈنڈے کے زور پہ سارا معاملہ چل رہا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ کبھی کہا جاتا تھا کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ ہیں، کبھی کہا جاتا تھا کہ مراد سعید جو ہیں وہ ماسٹر مائنڈ ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ماسٹر مائنڈ ہیں، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہیں، اور کبھی کہا جاتا ہے جناب کہ باقی تمام لوگ بھی ماسٹر مائنڈ ہیں. اور ٹیبل کے نیچے گواہ جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے تمام تر کہانی سنی، اور 9 مئی کا ایک پورا پلان بنا اور ان تمام لوگوں نے، اس تمام لیڈرشپ نے ایگزیکیوٹ کیا پورے پاکستان میں، کیونکہ عمران خان تو پھر اس وقت حراست کے اندر چلے گئے. تو یہ جو ان کے تمام بیانات ہیں نا، اسے تحریک انصاف کیا پورا پاکستان جو ہے رد کرتا ہے. کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. آج تک جوڈیشل کمیشن بنانے کی ہم نے بات کی، اس پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا. عمران خان کے ساتھ جو جڑے گا یا یہ سمجھیں گے کہ اس طریقے سے عمران خان کو جو ہے اس کے اوپر مزید مقدمات بنا دیں گے، تو وہ اس لائن کے اندر آتا جائے گا. جو عمران خان سے ہٹے گا، جن کو پہلے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ماسٹر مائنڈ ہے، کہ کے پی کی بات کر لی جائے، پرویز کھٹک کو کہا جاتا تھا، آج وہ ان کا مشیر ہے جب ان کے ساتھ ملا ہے. اسی طرح مراد راس پنجاب کے اندر مرکزی ملزم آئی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، آج عمران خان کو چھوڑ گئے تو وہ ان کے بالکل بری ذمہ ہے، کوئی ان کے کیس مرکزی ملزم بھی نہیں ہے. اسی طرح فیاض الحسن چوہان، اندلیب عباس جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ اس گاڑی کے اوپر سوار تھی، آج ڈاکٹر یاسمین راشد جیل کے اندر ہیں اور ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. باقی جتنے لوگ ہیں، یہاں سے خرم ایم این اے تھے، وہ پی ایم ایل این میں شامل ہو گئے، وہاں سے ٹکٹ لے لیا، لڑ لیا الیکشن. اسمبلی میں بھی آج کل جو ہے وہ انٹیریئر ڈپارٹمنٹ کے کوئی لگے ہوئے بھی ہیں. تو بات صرف یہ ہے کہ عمران خان کی ہے، کیونکہ عمران خان نے جو سرخم تسلیم نہیں کیا، اس پالیسی کو اگنور کیا جو غلام بنانے کی پالیسی ہے. اور عمران خان ایک نظریے کا، ایک سوچ کا نام ہے،
وہ نظریہ جو ہے وہ قابو نہیں ہو سکتا، وہ سوچ کے اوپر آپ قبضہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور انسان پاکستان کی عوام آزاد ہے، اور حقیقی آزادی کے لیے کہ پورے ملک کے اندر تمام ادارے آزاد ہوں، حقیقی معنوں میں آزادی ہو، تو جدوجہد جاری رہے گی جی۔ اچھا چلیں یہ بھی اب ایک جو خبر آ رہی ہے سامنے عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے کہ وہ بھی پاکستان آنا چاہتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کیا حکومت ان کو ویزا دے گی، اور کیا اس طرح سے اب ایک جان نشینی کا جو سلسلہ ہے سیاست میں، کیا اب اس کی داغ بیل جو ہے وہ اب پی ٹی آئی میں بھی ڈالی جا رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، جانشینی پہلے یہ ڈیسائیڈ تو کر لینا، کبھی کہتے ہیں جی کہ مراد سعید جو ہے وہ جانشین ہے آئی ایس ایف سے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ جانشین ہے، کبھی کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہنیں سیاست کے اندر پارٹی وہ چلا رہی ہیں تو وہ جانشین ہیں۔ بچے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ وہ آنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ یہ آئیں تو صحیح، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اترتے ہیں، یہ کیسے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ یار ان کا والد جھوٹے مقدمات میں بے گناہ جو ہے وہ قید ہے، تو وہ اپنے والد کے لیے کوئی تحریک چلاتے ہیں، کہیں پر آواز بلند کرتے ہیں، کہیں پر انٹرویو دیتے ہیں، کہیں پر ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس پر کوئی رائے دیتے ہیں، تو اس پہ بھی تکلیف ہے کہ ان کے بچے بھی بات نہ کریں، کیوں نہ بات کریں؟ اب اس کو آپ سیاست کے ساتھ جوڑ دیں یا اس کو جوڑ دیں جی کہ یہ جو ہے وہ کوئی جانشین بننے لگے ہیں، تو یہ پھر ایک پراپوگنڈا ہی ہے، باقی تو کچھ نہیں ہے۔ چلے ٹھیک، بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب، رہنما تحریک انصاف، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک دیکھتے رہیے نیو نیوز۔